नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से विकास कार्यों पर जो ब्रेक लगा हुआ था, उन विकास कार्यों को तेजी से पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री सीएम धामी आपको बता दें विभागवार बैठक की कर रहे हैं। और वहीं मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा परिवहन विभाग के साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की भी समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कामों में जो तेजी में कमी आई है, उसके बाद बैठक के जरिए विभागवार कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 2-2.5 महीने पूरी मशीनरी लोकसभा चुनाव के व्यस्त होने के कारण से अब कामों को और निरंतरता देनी है, तेज़ी देनी है। इसलिए सभी विभागों का क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है, जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं, हम कितना पहुँचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है, और हर विभाग अपनी 10-10 योजनाएँ प्राथमिकता की दे, गेम चेंजर स्कीम दे, अगले 2 सालों के अंदर जो पूरे होने वाले वो प्रोजेक्ट दें, 2025 के दें, और अभी तक हमने कितना प्राप्त किया है उसकी सारी जानकारी, और आगे हमें कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी प्रस्तुत करें। तो उसकी समीक्षा हो रही है। और साथ में मानसून भी चूँकि आ गया है, और मानसून के समय में तमाम प्रकार की जो आपदाएँ आती हैं उस रेल और खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में हल्द्वानी के गोलापार में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रस्तावित उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय को लेकर खेल विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उच्चीकरण करते हुए खेल विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके हेतु 35 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहां पर वन विभाग की भूमि उपलब्ध है, लेकिन ये भूमि सीए के अंतर्गत आती है। विभागीय मंत्री ने अब अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि सीए लैंड अगर यहां उपलब्ध नहीं होती है तो किसी और स्थान पर तलाशा जाए। उन्होंने इस मामले में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगने के निर्देश किए हैं। के लिए क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, खेल विश्वविद्यालय बनाना सरकार का संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी का युवाओं के साथ किया गया वादा है, और युवा खिलाड़ियों के लिए और युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए अथवा उसके प्रति उनका रुझान हमेशा बना रहे, तो उसके लिए जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का संकल्प लिया गया है, जिसका संकल्प जो है हल्द्वानी गोलापार जो हमारा स्टेडियम बना हुआ है उसके ही निकटवर्ती ज़मीन लगभग 35 एकड़ की है, वहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर पूर्व में मैंने चीफ सेक्रेटरी के साथ और संबंधित फॉरेस्ट और संबंधित अपने विभाग के शासन से संबंधित अधिकारी और जिले के स्तर से जिलाधिकारियों के साथ में एक बैठक भी करी थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सीए लैंड के कारण, सीए लैंड न मिल पाने के कारण जो है भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो उसमें तेज गति आनी चाहिए अथवा उसको अन्यत्र सभी पूरे प्रदेश भर में ढूंढा जाना चाहिए। तो उसको लेकर जो निर्णय हुआ था, तो आज बताते हुए भी प्रसन्नता होती है कि जिलाधिकारी नैनीताल ने सीए लैंड के संदर्भ में बेताल घाट में भूमि चिन्हित करी है। अभी डीएफओ नैनीताल और हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी और हमारे डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी का जॉइंट इंस्पेक्शन भी हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी, मैं उसको सकारात्मक मानती हूँ, और भूमि हस्तांतरण उसके बाद में चूँकि वो उपयुक्त सीए लैंड होगी तो भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया फिर तेज हो पाएगी। हम लोग लगे हुए हैं, सतत प्रयास में हैं कि हम बहुत जल्द से जल्द 38वें राष्ट्रीय खेलों को प्रारंभ करने से पहले यूनिवर्सिटी के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया को हम। जहां राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस के एक दिग्गज नेता यशपाल आर्य उतरे हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने उनके वक्तव्य और मंतव्य को गलत तरीके से पेश किया है। कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में अपने भाषण में हिंदू होने का मतलब
निर्भीक निडर होना, साहसी होना, अहिंसक होना, प्रेम पूर्ण होना, सत्य पर विश्वास करना, अच्छाई के साथ अन्याय के विरोध में खड़ा होना, उनके वक्तव्य में उन्होंने हिंदू के संदर्भ में ये बातें कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके वक्तव्य को, उनके मंतव्य को गलत तरीके से पेश किया है और बीजेपी इसी तरह से देश में जाति और धर्म की राजनीति करती रही है। बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में बीजेपी को पूरी तरह बेनकाब किया है और बीजेपी इससे डरी हुई है। फर्जी क्लिप्स का सहारा लेकर, वीडियो का सहारा लेकर वो देश को में गलत तरीके से गुमराह करने। तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ऋषिकेश पहुंची। यहां उन्होंने तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर ही समस्याओं को सुनने के बाद उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सका, जिसकी जानकारी के बाद समाधान करने का दावा जिलाधिकारी ने किया। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में जीकू के लिए ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी 5 जुलाई को मंगलौर में चुनावी बिगुल फूकेंगे, तो वहीं गढ़वाल सांसद 5 जुलाई से 4 दिन के लिए बद्रीनाथ में डेरा जमाएंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आपको बता दें मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि जनता भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का मन बना चुकी है। कांग्रेस हमेशा जनता को गुमराह करती आई है और कभी भी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। भाजपा ने जनता से पहले भी जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। आने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जो है सचिन पायलट और तमाम बड़े नेताओं के नाम जो है चर्चाओं में चल रहा है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों चुनाव में पूरी जो हमारे प्रदेश की टीम है, जो वहाँ के उन क्षेत्रों के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो लगातार बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीते, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आम व्यक्ति वोट दे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम कर रही है। और हमारे अन्य जो स्टार प्रचारक हैं वो भी, उनके भी कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। हमारे जो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी, उनका भी कार्यक्रम वहाँ पर 5 जुलाई को उनकी जनसभा होने वाली है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी वहाँ पर लगातार दोनों विधानसभा में प्रवास होने वाला है, जनसभाएं होने वाली हैं। और हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हरिद्वार के हमारे सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र जी, पौड़ी के सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत जी, अन्य वरिष्ठ नेतागण भी दोनों विधानसभाओं में अपना प्रवास, उनका कार्यक्रम लगने वाले हैं। और उत्तराखंड की ये दोनों जो उपचुनाव होने वाले हैं, यहाँ के सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो प्रदेश के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, उस पर वो अपनी मुहर लगाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि बद्रीनाथ हम पहले भी चुनाव जीते हैं, लेकिन मंगलौर की जो विधानसभा है वहां पर भी हमारे डबल इंजन की जो सोच है, जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास का जो हमारे प्रधानमंत्री जो नारा दिया है, उस सोच के अनुसार वहां का प्रत्येक समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है और दोनों विधानसभाओं में प्रचंड।
एडिशनल एसपी कोटद्वार जया बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। तो वहीं दुष्कर्म पीड़ितों का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारियों और उनके अभिभावक या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेंगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। कानून है ये 1 जुलाई से अब पूरे भारत में लागू हो चुके हैं और इसमें मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया गया है जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, और इसमें अब 0 FIR का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही जो अपराध हैं उनको पकड़ते हुए या फिर अपराधी को पकड़ते हुए वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कहा गया है, तो इस तरह के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो फरार अपराधी हैं उनके लिए तो वही कार्रवाई है जो कि पूर्व में IPC में की जाती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अपराध हैं जैसे कि जिनका दुष्प्रेरण अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठ के कर रहा है तो उसको भी अब इसमें अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ऊधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाने में तैनात ASI की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर अवस्था में दरोगा को इलाज के लिए आनन फानन में निजी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस कर्मी की मौत की खबर से महकमे में शोक का माहौल है। आपको बता दें, सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। सही मौत हुई जनपद में, क्या पूरा मामला है? जी, आज सुबह अराउंड 8:45 बजे तक हमें एक दुखद सूचना प्राप्त हुई। अर्ली मॉर्निंग 8:30 के आसपास, 8:30 बजे के आसपास जो है हमारा पुलभट्टा थाना में तैनात हमारा ASI श्री सुरेश पसबोला जी है, तो वो अपना नित्य कर्म करके नहा धो के अपना खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था। तो जूता सुखाने के लिए वो बाहर गया, बैरक से बाहर। तो बैरक से बाहर गया तो अकेला ही था, तो जस्ट बैरक से बाहर जो है एक पुलभट्टा थाना के कैंपस में रात भर बारिश हुई थी। रात भर बारिश हैवी हुआ था उस एरिया में। तो खंबे के पास एक नॉर्मल खंबा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, उस खंबे को इनका पैर लग गया है। तो उस हालत में पाया गया कि ये बिल्कुल धड़ करके आवाज़ आ गया। तुरंत आसपास के पुलिस वाले चले गए, उनको निकालने की कोशिश किया। ये देखा गया कि पैर चिपक गया था उनका खंबे और बिजली से झुलस रहे थे। तो तत्काल जो है 2 कर्मचारियों ने इन्होंने निकालने की कोशिश करा तो उनको भी करंट झुलस गया और वो पीछे पड़ गए, मतलब वो पीछे फेंके गए। परंतु ये जो हमारा सुरेश पसबोला जी है, उनका पैर के साथ शरीर चिपक गया था उसमें। तो तब जाके डंडे से तुरंत जो है उनको अलग कर लिया गया। तब तक वो बेहोशी, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव हो चुके थे। तो तुरंत CPR दे दिया गया पूरी टीम द्वारा। सरकारी गाड़ी में तत्काल जो है किच्चा हॉस्पिटल और तदोपरांत जो है गौतम हॉस्पिटल लेके गया, परंतु वहाँ पर कोई एक्टिविटी कार्डियक की नहीं थी। CPR लगातार प्रोटोकॉल के तहत दिया गया। ये सब के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा दुर्घटना जो हुई है तो जिसमें हमारा ASI की मृत्यु हो गई, हमें एक ASI को खोना पड़ा, तो बहुत ही दुर्घटना की मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना से हमारा पूरा पुलिस परिवार जो है आहत है हम लोग। तो अग्रिम कार्रवाई हम किया जा रहा है, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। नियमानुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई बनती है। टनकपुर पुलिस ने क्षेत्र की महिलाओं को झांसा देकर उनके जेवरात ठगने वाली महिलाओं के गैंग का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के पास से 1.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने बताया, लूट की घटना को आरोपी महिलाओं के गिरोह ने अंजाम दिया, जिसकी जांच की जा रही है और सभी को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। इस संबंध में यही कहना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम हम सभी नागरिकों को और सभी महिलाओं को इस प्रति जागरूक करते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे प्रलोभनों में न आए। और दूसरा, हमारी इस टीम में हमारी जनपद की टीम, हमारी कोतवाली टनकपुर और अशोक जी ने इसमें अथक प्रयास किया, जिसकी वजह से हमें इसमें सफलता मिली और हमने मई माल के उन 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेज दिया। इसमें बर्तनों को रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करते हुए निर्देशित दिया गया। आपको बता दें, इसके तहत उत्तराखंड STF की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र और थाना डोईवाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए विडलॉस रिवर वैली हरिद्वार रोड के पास से एक व्यक्ति को 1 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोर्स होता है जो बना रहा है और जो बड़े स्केल पर सप्लाई कर रहा है, उसके आगे पूरी चेन होती है, अलग अलग पेडलर्स होते हैं। तो ये उसी चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। कई बार ये डायरेक्टली बरेली के भी तस्करों से संपर्क में था। इस बार ये जो धामपुर में किसी से लेकर आया था। और आगे जो यहाँ पर जो स्ट्रीट लेवल के पेडलर्स होते हैं जो कि आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं, उनका की सप्लाई करता था। जैसे कि देखकर 1200 ग्राम इसमें बरामद हुई है। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी में 50 ग्राम 100 ग्राम अपने जो नीचे लेवल के जो तस्कर हैं उनको देता था। वो आगे रिटेल में जो कंज्यूमर्स हैं उनको, जो एडिक्ट्स हैं उनको सप्लाई करते थे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था चेन का। स्टेट के बाहर से स्टेट में लेकर आ रहा था, तो इसको पकड़कर एक अच्छा स्टेट के द्वारा कार्रवाई की। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष को देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में लगभग 21,000 साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स ऑल ओवर स्टेट आई थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फिगर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके लिए कई सारे फ्रंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अवेयरनेस का है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप जितना जल्दी अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो आप इस प्रकार की किसी भी फिशिंग कॉल से या फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं वो अवेयरनेस का है। तो उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम हमारे द्वारा स्कूल कॉलेजेस में किए जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही हमारी जो STF के अंडर में CCPS की टीम है वो लगातार इसमें जो साइबर क्राइम के केसेस में ऑर्गेनाइज लेवल पर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बड़े केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, खुलासे किए जा रहे हैं। हमारी टीम्स लगातार ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह से साइबर ठगों को पकड़ कर ला रही हैं। तो एक डेटरेंस का भी माहौल वहाँ से पैदा होता है। तो हर फ्रंट पर हमारे लोग साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए लगे हुए हैं। तो एक लंबी लड़ाई है, इसमें समय लगेगा और सभी आमजन के सहयोग से, उनकी जागरूकता से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश सिंह के निर्देशन में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पौड़ी पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। थाना रिखड़ी खाल पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को 102 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। तो वहीं बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने वाहन को सीज करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ थाना रिखड़ावाल में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थाना रिखणी खाल के दौरान चेकिंग आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिकवरी में कुल 102 किलो गांजा रिकवर किया गया है और साथ ही साथ वाहन को भी सीज किया गया है। इस 102 गांजे की कुल जो बाजारी मूल्य है इसका वो लगभग 26 लाख रुपए के बराबर है। इस प्रकार की शिकायत हमारे पास प्राप्त हो रही थी कि कुछ तस्कर हैं जो कि रिखणी खाल क्षेत्र से गांजे की सप्लाई कावड़ मास में करते हैं। इसी शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पिछले 1 सप्ताह से इसमें कार्य कर रहे थे, जिसमें रिखणी खाल थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए देर रात जमीनी विवाद के चलते लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित बहादुरपुर गांव में एक ग्रामीण की हत्या से सनसनी मच गई। मौके पर ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मृतक के परिजन और ग्रामीण शव लेकर कोतवाली पहुंच गए। आरोपियों की गिरफ्तारी और बाजार चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग करने लगे।
तो वहीं करीब 5 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने के साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। एसपी देहात ने बताया कि इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई कर जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विगत रात्रि एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक अशोक सैनी की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जिसको मौके पर आकर समझाया बुझाया गया है। और इसमें जांच के उपरांत जिन लोगों की भी जो भी भूमिका रही है उन लोगों के द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है, नामजद तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर जिसकी जो भी भूमिका होगी तो उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जो भी जिसकी भी भूमिका जो पर्दे के पीछे होंगे या जो मौके पर अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इसमें वर्तमान चौकी प्रभारी के विरुद्ध लोगों में असंतोष था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही थी। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण काठगोदाम कलसिया नाला भी उफान पर आ गया है और कलसिया नाले के किनारे रहने वाले लोगों की नींद अब छिन चुकी है। दरअसल कलसिया नाला जब उफान पर आता है तो लोगों के घरों में पानी आ जाता है, जिस कारण लोग रात भर सो नहीं पाते। हालांकि प्रशासन के आला अधिकारियों का कहना है कि ये लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। कई बार इन लोगों को नोटिस भी दिया गया है कि यहाँ से खाली कर दें, इसके बावजूद भी यहाँ लोग रह रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि नगर निगम की टीम यहाँ पर मुस्तैद की गई है, जेसीबी भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि 24 घंटे प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर सके। आगे देखिए एएनबी न्यूज चैनल की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और मानसून की पहली बारिश के बाद से लगातार पूरे उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ चेतावनी दी गई है। कुमाऊं मंडल की बात करें तो सभी 6 जिलों में इस वक्त मौसम विभाग की तरफ चेतावनी दी गई थी कि लगातार यहाँ पर बारिश का जो मौसम है वो बना रहेगा। अब मैं अभी हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित कलसिया नाले के पास में मेरे साथ मौजूद है हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी। उनसे जानते हैं, लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं, मौके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अभी वो पहुँचे हैं, क्या स्थिति है बारिश को लेकर के और कलसिया नाले के पास जो लोग रहते हैं उनको किस प्रकार से हिदायत दी है? सर, लगातार आपकी तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार आप लोग मॉनिटरिंग वाले जा रहे हैं, कलसिया नाला पहुँचा, अभी क्या स्थिति है सर यहाँ पर और किस प्रकार से यहाँ के लोगों को हिदायत दी आपको? देखिए, IMD ने मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, उसी के क्रम में अभी हल्द्वानी में 24 घंटे में 11 सुबह के टाइम पे सभी नाले और जितने भी हमारी नहरें हैं वो काफ़ी बढ़ गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अब सभी नालों में पानी उतर चुका है, बारिश में थोड़ी सी शांति है। नालों की पूर्व में ही सफाई की गई है और जितने आसपास रहने वाले लोग हैं उनको पहले से ये सूचित किया गया था कि आप मानसून अवधि में नाले के आसपास न रहें, बात करें और अफसरों को भी सावधानी खास क्रॉस करें। इसके बारे में लगातार प्रशासन और पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। सर, पर्यटकों की अगर बात करें, क्योंकि इसमें जो पर्यटक है वो पहाड़ी पर रुक कर रहे हैं, उसके लिए क्या ऐसा प्लान तैयार किया गया? क्योंकि लगातार आपका बैठक का दौर जारी है, जिलाधिकारी भी आपको लगातार दिक्कत मिलती है, आप उसमें लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी पर्वतीय मार्ग जाने वाली सड़कें हैं वो निर्बाध रूप से चलती रहें, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जेसीबी जो है वो जगह जगह लगाई की गई है। जो स्वाभाविक लैंडस्लाइड स्थल है वो पूर्व से ही चयनित है। उसके बाद भी जो हमारा IMD है, मौसम विभाग है, वो वेदर फोरकास्ट जारी करता है, एडवाइजरी जारी करता है। पर्यटकों से भी ये अनुरोध है कि वो अपने प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल रखें, मौसम विभाग के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी करते हैं उसके अनुसार ही प्रबंध। सर, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी किस प्रकार से आप लोग अब आगे काम करना चाह रहे हैं? देखिए, उसके लिए सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं, सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज कर रहे हैं और आपसी समन्वय और संपर्क को बेहतर बनाएंगे। तो साफ तौर से सिटी मजिस्ट्रेट का भी साफ तौर से कहना है कि लगातार प्रशासन तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन सभी जगहों पर जाया जा रहा है जहाँ पर लगातार यहाँ पर जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सके उसको लेकर के लगातार यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है और लोगों को लगातार यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लगातार उनको एडवाइस जारी की जा रही है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। आप लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की क्या स्थिति रहती है और अभी क्योंकि
हालात अब जो है बारिश से बिगड़ सकते हैं, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? भैया यहाँ तो देखो, यहाँ तो है ही, नेक्स्ट ईयर भी ये सब हुआ था, तो इस बार कोई उन्होंने एक्शन लिया नहीं। सब आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो हालात थे वैसे ही हैं। बाकी मलबा जेसीबी ने लगाया था आइडो साइडों में, वो सब बह चुका है, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और कल के दिन ये पुल को भी रिस्क है, कुमाऊँ का पुल है ये पुल को भी रिस्क है। अगर ये काम स्टार्ट नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। लगभग रात तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, सब जगह रहते रात में। ये सब टूट गया है यहाँ पर ना, सब गड्ढा हो गया है यहाँ, सब बह गया है। और क्या बोलते हैं, पाइपलाइन भी सब टूट गई है। पानी की समस्या बहुत बढ़ने वाली है आने वाले समय में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर वगैरह बनाई गई थी, प्रशासन ने कार्रवाई की थी, क्या रहा उस कार्रवाई का? सर सुरक्षा दीवार तो बनाई गई थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी। वो मशीन आई और मशीन ने मतलब मलबा उठा के साइड में लगा दिया गया, जिसका कोई मतलब कुछ खास बेनिफिट नहीं था उसका जी। उसकी वजह है कि मलबा खाली ऐसे ही रखा हुआ था। वो कोई नोटिस वगैरह भी दिए हैं कल प्रशासन ने? हाँ सर, नोटिस दिए हैं कि करके अपना कहीं सेफ जगह चले जाइए आप, और जिससे कि सेफ रहें। सर कहना तो उनका सही है, लेकिन अब क्या है ना, और कोई स्थान भी नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए घर ही है जो है। अब कहाँ जाएंगे ये बताइए ऐसे ना। कलेक्शन नाले पे सब मौजूद है, किस तरीके की स्थिति है और क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, अभी हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 111 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये हमारा फुटिल का इलाका है, काठगोदाम से लगा हुआ। यहाँ पर त्वरित बाढ़ की स्थिति बन जाती है कई बार, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से पानी जो है वो नालों में, रबकों में बढ़ जाता है। अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो नाले अभी ठीक हैं, मात्रा पानी की कम हो चुकी है, उतर चुकी है। लेकिन सुबह थोड़ी स्थिति थी। प्रशासन के द्वारा इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले से ही नोटिस दिए गए हैं कि वो मानसून अवधि में इनके आसपास, नाले के आसपास निवास न करें। और बाकी नैनीताल रोड पे जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रक्सिया और कलसिया जो हमारा जाता है, रक्सिया खासकर, वहाँ पर खेतों में उसका जमाव हुआ है। कुछ जगहों से हमें लो लाइंग एरियाज़ में जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ जलभराव की शिकायतें मिली थी, वहाँ पर नगर निगम की हेल्प से उसको दिखवाए जा रहे हैं और उसको ठीक किया गया। देखिए, इन लोगों को पिछले साल भी ये बताया गया और हर बार बताया जाता है कि आप नाले के आसपास न रहें, वहाँ पर किसी तरह का निर्माण न करें। दूसरा, नोटिस भी इनको इस बार भी दिया गया है। विशेष रूप से डीएम मैडम के जो निर्देश थे उसके क्रम में इस नाले की वन विभाग के द्वारा सफाई भी कराई गई है, उसकी एक तरह से चैनलाइज किया गया है ताकि उसका फ्लो किसी तरह से बाधित न हो। इसीलिए स्थिति उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़।